Hello everyone, welcome to YouTube channel of Jogta Academy. As you all know that हमने नया इनिशिएटिव क्वेस्ट 2023 स्टार्ट किया है जिसमें कि हम टॉप 10 MCQs के थ्रू पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं और साथ के साथ जो उस चैप्टर के टॉप के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको भी कवर कर रहे हैं। इसमें हमने हर MCQs को इस तरह से फ्रेम किया है कि हम हर MCQs में 2 से 3 कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उस तरीके से टोटल 10 MCQs में नियरली 15 to 30 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को भी हमने कवर करा है। अंडर दिस इनिशिएटिव आई एम टेकिंग केयर ऑफ पॉलिटी सेक्शन। पॉलिटी में जो आज का लेक्चर है ये हमारी सीरीज के कंटिन्यूटी का तीसरा लेक्चर है। हमने जो पहले 2 लेक्चर है उसमें पहले में प्रियम्बल को कंप्लीट पढ़ा, दूसरे में जो हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को थोरोली कवर किया। जो आज का चैप्टर है उसमें हम अब जो इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज which of the following statement is correct about features of Indian Constitution? First, it is more flexible than rigid. India has a presidential system of government. Indian Constitution is said to be a quasi-federal constitution. So, first option, it is more flexible than rigid. जो फ्लेक्सिबल है और रिजिड है ये 2 डिफरेंट है। फ्लेक्सिबल है कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे फीचर्स जिनको कि हम बाय द मीन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मोस्टली इंडियन फीचर्स है वो सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो जाते हैं और कुछ एक स्पेशल मेजोरिटी से चेंज हो जाते हैं। दूसरा है रिजिड। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे फीचर है जो कि इतने आसानी से या तो चेंज नहीं होते और कुछ ऐसे फीचर्स है अगर कोई चेंज भी हो रहा है तो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल अगर प्रोसेस रिलेटेड टू दी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है या फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है तो ये जो इसका प्रोसेस होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का तो ये थोड़ा टिपिकल प्रोसेस है। तो जो हमारी स्टेटमेंट है इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड, इसका मतलब है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ज़्यादातर ऐसे फीचर्स है जो आसानी से चेंज किए जा सकते हैं और सिर्फ कुछ एक ऐसे फीचर्स है जो इतने आसानी से चेंज नहीं किए जा सकते। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है इंडिया हैज़ ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो डेमोक्रेसी है वो 2 टाइप की होती है, एक है रिप्रेजेंटेटिव, दूसरी होती है डायरेक्ट। रिप्रेजेंटेटिव होती है जिसमें कि हम जो वोटर है हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो आगे जाके जो लेजिस्लेशन का फंक्शन है उसको निभाते हैं। और जो डायरेक्ट होता है इसमें जो आम लोग हैं वो डायरेक्टली लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका एग्जांपल है जो स्मॉल यूरोपियन कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड है। वहाँ पे क्या है कि इतनी कम पॉपुलेशन है कि उनके लिए ये सिस्टम ज़्यादा फिजिबल है। जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है ये भी फिर 2 टाइप की होती है, एक प्रेसिडेंशियल, सेकंड पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल का एग्जांपल है USA और जो पार्लियामेंट्री है उसका एग्जांपल है इंडिया है, UK है। सो जो हमारी स्टेटमेंट थी कि इंडिया इज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ये स्टेटमेंट गलत होगी। इंडिया क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, और जो थर्ड स्टेटमेंट है यूनिटरी वर्सेस फेडरेशन। तो यूनिटरी क्या है और फेडरेशन क्या है? यूनिटरी होती है जहाँ पे कि जो पावर है वो ज़्यादा कंसंट्रेट सेंटर गवर्नमेंट के पास होती है। सेंटर गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू स्टेट्स है। और जो दूसरा फेडरेशन है, फेडरेशन में जो पावर है वो सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। फेडरेशन का जो एग्जाम्पल है वो है USA। यहाँ पे जो ट्रू सेंस में डिवीजन ऑफ पावर है और जो यूनिटरी है उसका एग्जाम्पल है UK। कुछ एक और फीचर्स होते हैं यूनिटरी और फेडरेशन के। फॉर एग्जाम्पल जो यूनिटरी है जैसे USA है और इंडिया भी टू एन एक्सटेंट, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप कंसेप्ट होता है। और जो USA है वहाँ पे क्या है? डबल सिटीजनशिप कंसेप्ट है। डबल सिटीजनशिप से होता है कि एक तो जो सेंटर गवर्नमेंट है वहाँ की सिटीजन और दूसरी जो स्टेट है,
फॉर एग्जांपल जैसे यूएस में है तो जो वहाँ के सिटीजन हैं उनके पास डबल सिटीजनशिप है, एक तो जो यूनाइटेड स्टेट्स की और दूसरी जो उनके डिफरेंट स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल टेक्सास है, फ्लोरिडा है, तो उनके पास दोनों की सिटीजनशिप है। पर जैसे हम इसके कॉन्ट्रेरी हमारा है, इंडिया का है और यूके का है, हमारे सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। थर्ड फीचर एक और है कि जो हमारे फ्लैग है वो एक ही होता है और नेशनल फ्लैग है जो कि हमारा तिरंगा है। बट इन केस ऑफ फेडरेशन जैसे यूएसए है, वहाँ पे जो फ्लैग है वो भी दो होते हैं, एक होता है रिस्पेक्टिव जो स्टेट है वहाँ का और जो दूसरा होता है जो नेशनल फ्लैग होता है। तो ये हमने डिफरेंस समझा यूनिटरी और फेडरेशन का। अब जो हमारे ऑप्शन थे करेक्ट, ये करेक्ट रॉन्ग है क्योंकि इंडिया में प्रेसिडेंशियल नहीं, यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। थर्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी क्वाइजी फेडरल। क्वाइजी फेडरल का मतलब हुआ, क्वाइजी का हुआ थोड़ा सा फेडरल और ज़्यादातर यूनिटरी है। मतलब क्वाइजी मतलब कम फेडरल है और ज़्यादा यूनिटरी है क्योंकि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर कंसंट्रेटेड है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। जो ऑप्शन विल करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct about Indian constitution? First, India is a federation of states like USA. Second, in India states can secede from the union. secede का मतलब है स्टेट अलग हो सकता है यूनियन से। थर्ड है idea of preamble with strong center is inspired from the Australia. So जो फेडरेशन ऑफ स्टेट है, एक है फेडरेशन ऑफ स्टेट, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स वर्सेस एक है यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट का एग्जांपल है यूएसए और यूनियन ऑफ स्टेट्स जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट आर्टिकल है वो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। सो इसका एग्जांपल है इंडिया। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है फेडरेशन ऑफ स्टेट और यूनियन ऑफ स्टेट में ये है कि इन फेडरेशन जो वहाँ के स्टेट्स होते हैं वो यूनियन से अलग अगर होना चाहे तो अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूएसए में उनके जो डिफरेंट स्टेट्स है वो यूनियन से अलग हो सकते हैं, बट जो यूनियन ऑफ स्टेट का केस है जैसे इंडिया है, यहाँ पे अगर कोई स्टेट अलग होना चाहे तो वो अलग नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविज़न ऐसा नहीं है। सो जो मेजर डिफरेंस है वो हमने देखा। तो अब ऑप्शन में आते हैं। पहला ऑप्शन था इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट लाइक यूएसए, गलत। इंडिया इज नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। सेकंड है इन इंडिया स्टेट्स कैन सिसीड फ्रॉम यूनियन, मतलब कि इंडिया में जो स्टेट्स है वो अलग हो सकते हैं, तो ये भी हमने देखा कि गलत है। यूएसए के केस में ऐसा पॉसिबल है पर इंडिया के केस में नहीं। थर्ड है आइडिया ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग यूनियन इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट का आइडिया लिया है। जो आइडिया ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है ये हमने कनाडा से लिया है। सो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। तो तीनों स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शोज फेडरल नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हमने अभी पीछे देखा कि फेडरेशन और यूनिटी में हमने डिफरेंस देखा। जो फेडरेशन है वहाँ पे क्या था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन, और जो यूनिटरी है वहाँ पे क्या थी, मोर कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन सेंटर गवर्नमेंट, मतलब सेंटर के पास ज़्यादा पावर थी। तो अब देखते हैं कि कौन से कुछ फेडरल फीचर है और कौन से यूनिटरी फीचर है। फेडरल फीचर में जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये फेडरल फीचर है, इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर डिफाइन है सेंटर और स्टेट की, इसलिए ये फेडरल फीचर है। और सेकंड है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। स्टेट्स के ना जो स्टेट है हमारे, इसके 3 ऑर्गन होते हैं, एक जुडिशरी, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड लेजिस्लेटिव, और दोनों के तीनों के बीच में सेपरेट करी गई है, पावर डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। तो ये भी हमारा जो फेडरेशन है उसका एग्जाम्पल है। तीसरा है बाइकैमरलिज्म। हमने पिछले लेक्चर में देखा था बाइकैमरलिज्म का मीन्स होता है कि 2 अलग अलग हाउस, राज्य जैसे सेंटर के केस में राज्यसभा और लोकसभा हो गया, और जो स्टेट के केस में है वो जो विधान परिषद और विधानसभा होता है। तो ये भी क्या दिखाता है, सेपरेशन ऑफ पावर। फोर्थ है डिवीजन ऑफ पावर, तो है ही। अब जो कुछ यूनिटरी फीचर्स है जो कि पावर बताते हैं कि जो पावर एक जगह कंसंट्रेट है सेंटर में, वो है स्ट्रॉन्ग सेंटर,
दूसरा है सिंगल सिटीजनशिप। अब सिंगल सिटीजनशिप से हमारे पास जो सिटीजन स्टेट्स की तो नहीं है, यूनियन की सिटीजन है। ये भी फीचर क्या है, यूनिटरी। जैसे यूएसए में क्या है, डुअल सिटीजनशिप है, तो वो फीचर वहाँ पे दूसरे टाइप से होता है। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी यूनिटरी फीचर इसलिए है क्योंकि हमने देखा है हमारे संविधान में कि जो मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो सेंटर है वो अमेंड कर सकता है, इसीलिए इसको यूनिटरी फीचर कहा जाएगा। और इमरजेंसी प्रोविजंस है, हमने देखा कि कैसे फंड, हम देखेंगे आगे देखेंगे कि कैसे ड्यूरिंग इमरजेंसी जो सेंटर गवर्नमेंट है वो फंडामेंटल राइट भी कर्टेल कर सकती है और जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है उनको भी कर्टेल कर सकती है। तो ये फीचर्स थे यूनिटी और फेडरेशन के। अब देखते हैं क्वेश्चन, जो सिंगल सिटीजनशिप और इमरजेंसी प्रोविजन है ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है यूनिटरी। और जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ये फीचर है फेडरेशन के। सो करेक्ट आंसर विल बी 3 and 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड स्टेट्स फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सो स्टूडेंट्स, जब हमने देखा कि जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो उनका मेन काम था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। तो इन द प्रोसेस जो अलग अलग पार्ट से जो हमारे देश के कोने कोने से आवाज़ उठ रही थी कि जो लैंग्वेज बेस होना चाहिए स्टेट्स का, हर जगह से डिमांड उठ रही थी। तो 1946 में जो राजेंद्र प्रसाद थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया जिसका नाम था धार कमीशन। इस कमीशन को काम दिया गया कि क्या ये पॉसिबल है कि भाषा के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स हम बना सके। ये हमारा 1946 का इंडिया है। ये दो टाइप में बटा हुआ था, एक तो थे ब्रिटिश प्रोविंसेस और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स। तो जो इतने सारे अलग अलग भाषाएं थी, इतने डिफरेंट स्टेट्स थे, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। और अगर हर लैंग्वेज के बेस पर हम अगर कोई स्टेट दे देते तो फिर टूट जाता देश, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है। तो ये सब चीज़ स्टडी करने के लिए धार कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और जब धार कॉन्स्टिट्यूशन की जब रिकमेंडेशन इन्होंने दी, इन्होंने कहा, इन्होंने रिजेक्ट किया जो बेस है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लैंग्वेज है, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और इन्होंने कहा कि रेदर इंस्टेड ऑफ लैंग्वेज जो हमारा बेस होना चाहिए वो होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। उसमें उन्होंने फर्दर और मॉडिफाई किया एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस में, जैसे कि जोग्राफिकल यूनिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल वायबिलिटी भी होनी चाहिए और ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए। तो इन्होंने लैंग्वेज को डिनाई किया। फिर उसके बाद जब ये कमीशन की रिपोर्ट आई तो और ज़्यादा जो लोगों में है वो गुस्सा बढ़ा और उसको शांत करने के लिए फिर से एक कमेटी बनी जिसका नाम था JBP कमेटी। जे से जवाहरलाल नेहरू, पी से पट्टाभी भाई सीतारमन, पट्टाभी भाई सीतारमन और जो बी से है वो वल्लभ भाई पटेल। अब इस कमेटी ने भी जब रिकमेंडेशन दी तो इनकी भी सेम रिकमेंडेशन थी। इन्होंने भी जो स्टेट के फॉर्मेशन को ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज है वो रिजेक्ट किया। फिर क्या हुआ, जब इतना सब कुछ चल रहा था तो एक हमारे तमिलनाडु, उस समय का जो मद्रास था, ये उस समय का मद्रास था, ये आज के दो स्टेट से बना हुआ था, एक तो तमिलनाडु और दूसरा था ये आंध्रा। तो जो आंध्रा था यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी ये थी तेलुगु स्पीकिंग, और जो तमिलनाडु थी यहाँ पे तमिल बोली जाती थी। तो यहाँ के जो ये एक्टिविस्ट थे, ये पोटी श्रीरामुल्लू, ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे गए और कोई 50 दिन के हंगर स्ट्राइक के बाद इनकी मौत होगी, जिससे कि बहुत डिसकंटेंट बढ़ा। और इस चीज़ को कर्ब करने के लिए फिर 1953 में इनकी डेथ के बाद पहला जो स्टेट बना ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक 1953 में, वो बना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये स्टेट बना कहाँ से, मद्रास से टूट के फिर आंध्र प्रदेश बनाया गया। अब जब आंध्र प्रदेश बनाया गया तो और भी पूरे कंट्री से और आवाज़ें उठने लग गई अलग अलग स्टेट की। तो इस आवाज़ को दबाने के लिए फिर जो उस समय की गवर्नमेंट है उन्होंने फैजल अली कमीशन अपॉइंट किया। फैजल अली सुप्रीम कोर्ट के जज थे और इनको कहा गया कि कितना पॉसिबल है आगे जो लैंग्वेज के बेस पे जो स्टेट का फॉर्मेशन है
कितना पॉसिबल है। तो जो इन्होंने 1953 में कमीशन बना था और इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, और ये पहला कमीशन था जिसने एक्सेप्ट किया लैंग्वेज इज दी बेस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। बट इन्होंने एक्सेप्ट तो किया, बट इन्होंने डिनाई किया साथ के साथ वन लैंग्वेज वन स्टेट का कंसेप्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ फैजल अली कमीशन, गवर्नमेंट ने फिर 7th अमेंडमेंट एक्ट लाया और पहला स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 लाया। और इसके अंडर फिर हमारे जो नए स्टेट्स बने, 14 स्टेट्स बने ये, और 7 यूनियन टेरिटरी बनी। ये जो मैप है ये उस समय का है। अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सो सिर्फ एक फैजल अली कमिटी थी, जो आंसर विल बी 3 ओनली। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। अभी जो हमने पीछे कहानी थी वो कहाँ तक थी? वो थी 1956 तक। 1953 में मौत के बाद क्या हुआ था कि जो आंध्रा है वो पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बन गया था। फिर उसके बाद जब 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ और 14 स्टेट बन गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है उस समय की, ये गुजरात और महाराष्ट्र का ये होता था, इधर गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों इकट्ठे होते थे, ये थी बॉम्बे प्रोविंसेस। तो इसको गुजरात था गुजराती स्पीकिंग और जो महाराष्ट्र था ये था मराठी स्पीकिंग। इन दोनों को अलग किया गया 1960 में। ये देखिए महाराष्ट्र अलग हो गया और गुजरात अलग हो गया। फिर इसके बाद जो मेजर बाइफर्केशन है वो 1966 में हुआ। यहाँ पे जो पेप्सू था, जो हमारा पंजाब हरियाणा हिमाचल था, उस समय इसको पेप्सू बोलते थे, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। इसको 4 पार्ट में बाइफर्केट किया गया। पहला तो था जो हमारा ये वेस्टर्न पार्ट था जहाँ पे कि पंजाबी बोली जाती थी, ये तो बना पंजाब, एक ये स्टेट हो गया। और जो सदर्न पार्ट है जो कि हिंदी स्पीकिंग मेजोरिटी की थी, ये बना हरियाणा। और जो पहाड़ी हिली एरियाज है और चंडीगढ़ है, ये बनी 2 यूटीज़, एक एचपी बनी और दूसरी चंडीगढ़ बनी। फिर बाद में एचपी 1971 में फुल फ्लेज्ड स्टेट बन गया था। तो ये 1966 में हुआ। आगे जाके फिर नॉर्थ ईस्ट की कुछ एडजस्टमेंट हुई इंटरनल। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट हमारी है जो 2000 में हुई थी, यहाँ पे 3 स्टेट बने थे। पहला जो यूपी था, यूपी से जो उत्तराखंड है ये अलग हुआ। और यहाँ पे जो एमपी है, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। और जो तीसरा था जो बिहार था, ये बिहार से जो सदर्न पार्ट है झारखंड अलग हुआ। तो हमने देखा। और इसके बाद जो लेटेस्ट है फिर 2014 में 2014 में क्या हुआ कि जो तेलंगाना स्टेट है, तेलंगाना आंध्रा से अलग हुआ। ये दोनों देखिए, दोनों तेलुगु स्पीकिंग था, फिर भी इसकी जो जोग्राफिकल कंडीशन थी उसको देखते हुए तेलंगाना को अलग किया गया। और जो 2019 में वो हमने देखा कि कैसे J&K को अलग 2 यूटीज़ में लद्दाख और कश्मीर में सेपरेट किया गया। सो हमारा ऑप्शंस क्या थे? अरेंज करना इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो हमने देखा जो हरियाणा है वो तो 1966 में हो गया था, तेलंगाना हमारा 2014 में हुआ, और जो आंध्रा है वो पहला लिंग्विस्टिक स्टेट था जो 1953 में हुआ, और गुजरात है ये 1960 में बना था, और जो उत्तराखंड है ये 2000 में बना था। सो 2000 जो करेक्ट जो क्रोनोलॉजी है वो होगी आंध्रा 3 ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statements are correct about Indian Constitution? Creation of new states requires special majority of Parliament under Article 3. ये कह रही है कि अगर हमें नया स्टेट क्रिएट करना है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग यूनियन अंडर द आर्टिकल 3, तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट की। ये स्टेटमेंट गलत है। अगर हमें नया जो स्टेट बनाना है तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मतलब 50% मेजोरिटी चाहिए। जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट का, उसमें क्या है कि
जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास होता है और उस बिल को जो कंसर्न्ड स्टेट है वहाँ को भेजा जाता है। अब जो कंसर्न्ड स्टेट है वो खाली मेयर फॉर्मेलिटी के लिए भेजा गया है। वो स्टेट अगर बिल को पास करता है या नहीं करता है वो खाली फॉर्मेलिटी होती है। उसके बाद फिर जो पार्लियामेंट है वो उस बिल को प्रेसिडेंट को असेंट के लिए भेज देती है और फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो बाइंड है, उनको अपनी असेंट देनी ही पड़ेगी, वो उसको विद होल्ड नहीं कर सकते। अब इसका जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो है 2014 में जब तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश से अलग होके, तो जब सेंटर गवर्नमेंट ने उस टाइम की UPA 2 ने उसको पार्लियामेंट में पास किया था और उसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा है वहाँ के लिए भेजा था, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। मगर उसके बाद भी यूनियन गवर्नमेंट ने उस स्टेट को बनाया। तो हमने अभी प्रोसेस समझ लिया। सेकेंड है प्रेजिडेंट इज नॉट बाइंडिंग टू गिव हिज असेंट टू अ बिल अंडर आर्टिकल 2 and 3। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमने अभी देखी थी कि प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी ही पड़ेगी। ही हैज़ नो चॉइस। प्रेजेंटली देयर आर 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। ये स्टेटमेंट भी गलत है। प्रेजेंटली स्टेट्स तो 28 है बट जो यूनियन टेरिटरीज है वो 8 है। इसमें रिसेंटली थोड़ी एडजस्टमेंट हुई है, उसको देखते हैं। J&K से पहले क्या था, जब J&K एक स्टेट था तो उससे पहले 29 स्टेट होते थे और 7 यूटीज होती थी। बट फिर जो J&K को जब 2 यूटीज में तोड़ा गया तो उसके बाद स्टेट्स तो रहे 28 और जो यूटीज है वो बन गई 9। बट फिर रिसेंटली क्या हुआ है कि जो दमन एंड द्वीप है और दादर एंड नगर हवेली है, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया गया है। पहले ये अलग अलग यूटी होती थी, अब ये दोनों एक ही है। तो हमारी जो यूटी है वो 9 से घटकर अब 8 रह गई है। सो स्टेट्स कितने हैं 28 और यूटी है 8। अब इसलिए इसका आंसर, तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। शेड्यूल 8, शेड्यूल 10, शेड्यूल 7। शेड्यूल 8 ऑफिशियल लैंग्वेज, शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ, शेड्यूल 7 यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। करेक्ट पूछा है इसमें, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, ये करेक्ट है। सो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है बट जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थी उस टाइम 8 शेड्यूल थे और लेटर ऑन 4 शेड्यूल और ऐड किए गए थे। जो 8th शेड्यूल तक तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था बट जो 9th शेड्यूल है, जो कि क्या है, 9th शेड्यूल है कि अगर पार्लियामेंट 9th शेड्यूल के अंडर किसी भी लॉ को डालती है तो उसकी क्या है, जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो सकती, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ये जो प्रोविज़न है ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से डाला गया था। और जो इस टाइम जब ये डाला गया था इसका मेन पर्पस था, उस टाइम लैंड रिफॉर्म हुए थे। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम प्रधानमंत्री थे, तो वो चाहते थे कि जुडिशरी का इसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो, इसलिए उन्होंने एक नया ही शेड्यूल तैयार कर दिया, शेड्यूल 9। और उसके अंदर जो भी लॉ डालते थे उसकी कोई जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो सकती थी। जो जुडिशरी है उसकी कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है वो चेक नहीं कर सकती थी। सो 9th शेड्यूल था। और जो हमारा 10th शेड्यूल है ये होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ है वो क्या है कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि जो MLAs और MP है उनके जो सदस्यता के बारे में वो उनके रूल्स दिए गए हैं, जिसको कि हम अलग से चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल है ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड हुए थे, जो कि हमारा एक तो पंचायती राज है 11th शेड्यूल और जो 12th शेड्यूल है वो म्यूनिसिपैलिटीज़ का है। सो ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन दी, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाई एनी कोर्ट ऑफ लॉ एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। तो ये कह रही है स्टेटमेंट कि अगर कोई लॉ 9th शेड्यूल में डाला गया है तो जो जुडिशरी है उसको वो स्क्रूटनाइज नहीं कर सकती। ये स्टेटमेंट ट्रू थी कब तक,
जब तक केशवानंद भारती केस 1973 नहीं था, उसके बाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर आफ्टर 1973 जो केशवानंद भारती केस था उसके बाद है, वो सुप्रीम कोर्ट अब रिव्यू कर सकती है। सो ये स्टेटमेंट आज के कंटेक्स्ट में गलत है। नेक्स्ट, इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी आर अमंगस्ट दी 22 लैंग्वेजेस ऑफ शेड्यूल 8। जो शेड्यूल 8 है उसके अंडर 22 लैंग्वेजेस हैं। ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थी और बाद में फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम 8 और लैंग्वेज ऐड करी गई, तो प्रेजेंटली 22 लैंग्वेज है। बट ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि जो इंग्लिश है वो 20 जो 8th शेड्यूल है उसमें ये ऐड नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, पहली भी रॉन्ग है। अच्छा, ऑप्शन 3, 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। हमने अभी देखा था कि जवाहरलाल नेहरू ने ये 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया था, तो थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। करेक्ट पूछा है तो सिर्फ एक थर्ड है, करेक्ट विल बी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is not correct about citizenship in Indian Constitution? India has dual citizenship like USA. There are 3 ways of termination of Indian citizenship. Law Ministry is vested with powers to frame rules about the Constitution. Okay. जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है ये हमने यूएसए से नहीं लिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे तो ड्यूल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। या हमने लिया है यूके से, जहाँ पे कि सिंगल सिटीजन है खाली यूनियन का। सो पहली स्टेटमेंट भी गलत। देयर आर 3 वेज ऑफ टर्मिनेशन। टर्मिनेशन होता है सिटीजनशिप को ख़त्म करने के 3 तरीके हैं, जो कि बिल्कुल सही है। थर्ड है लॉ मिनिस्ट्रीज नहीं। अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट से लेकर कोई एक्ट जो ना हमारा 19 सिटीजनशिप एक्ट है 1955, वो बताता है कि अगर रूल्स बनाने हैं सिटीजनशिप के रिगार्डिंग तो उसकी जो नोडल एजेंसी है वो होगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ना कि लॉ मिनिस्ट्री। सो हमारी ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो पूछा नॉट करेक्ट था, तो आंसर विल बी 1 and 3 ओनली, बी। अच्छा, जो टर्मिनेशन है वो 3 तरीके कौन कौन से? रिनंसिएशन होता है कि खुद से ही रिनाउंस कर देना। जब कोई सिटीजन दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो वो जो उसकी पहले वाली कंट्री थी उसको खुद ही अनाउंस कर देता है कि मैंने दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, तो उसने उस देश की छोड़ दी। नेक्स्ट है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन होता है कि जब कोई सिटीजन ने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली हो और जो प्रीवियस कंट्री है उसको इन्फॉर्म नहीं किया हुआ है तो गवर्नमेंट उसको टर्मिनेट कर देती है। तीसरा है डेप्रीमेशन। इसमें कुछ अलग अलग केस है, गवर्नमेंट कुछ भी केस डाल सकती है। नेक्स्ट, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैन बी एक्वायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज? सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दी एबव। पहला है बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन। ओके, वैसे जो अगर इंडियन सिटीजनशिप लेनी है तो उसको 5 तरीके से ली जा सकती है, बट जो यहाँ पे पहला दिया हुआ है ना, ये है एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि क्या था? जनवरी 26, 1950। बट जो अगर आज के टाइम में हमको सिटीजनशिप एज कंसेप्ट देखना है तो बाय बर्थ क्या हुआ? अगर कोई बर्थ इंडिया में हुआ है वो हो गया। बाय डिसेंट हो गया वंश, अगर किसी के पेरेंट्स है वो इंडियन है और वो खुद और जो उसका खुद का बर्थ है वो फॉरेन कंट्री में हुआ है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल उस समय हमारे जो कुछ फाइटर थे जो देश के बाहर भी फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, तो फॉर एग्जांपल लाला लाजपत राय, अगर उनके वहाँ पे बच्चे हो जाते तो अगर उनको अब इंडिया की सिटीजनशिप ले लेनी है तो बाय डिसेंट लेते वो। थर्ड है बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। जो रजिस्ट्रेशन से है इसमें लेते हैं अगर कोई इंडियन ओरिजिन है, अगर इंडियन ओरिजिन का कोई नागरिक है और उसको सिटीजनशिप चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर है, अगर उनको इंडियन सिटीजनशिप लेनी है, यूके की छोड़ देनी है, तो फिर उनको बाय रजिस्ट्रेशन
वो इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन के हैं। दूसरा है बाई नेचुरलाइजेशन। बाई नेचुरलाइजेशन, अगर जो इंडियन ओरिजिन के नहीं है, कोई भी एक आम फॉरेनर है, उसको अगर इंडियन सिटीजनशिप लेनी है तो वो बाई नेचुरलाइजेशन लेगा। और इसके लिए क्या कंडीशन है कि उसको अगर वो 12 साल से इंडिया में रह रहा है तो उसको यहाँ से मिलेगी। और लास्ट है बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर जो गवर्नमेंट है हमारी, अगर वो फ्यूचर में किसी, फॉर एग्जांपल अगर पीओके को इंडिया में इनकॉर्पोरेट करती है तो वहाँ के जो सिटीजनशिप हो गए उनको जो इस वे से इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द important features of constitution and part 1 and part 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा अगले मंडे को, उसमें हम फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को थॉरोली एमसीक्यूज और एज वेल एज उसके कंसेप्ट से कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।